Hello boys and girls, so good morning, good afternoon and good evening as per the time you are watching the video. आज का जो हम लोग का लेक्चर रहने वाला है बेटा, इसमें हम लोग सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90 कवर करने वाले हैं। हालांकि सेक्शन 90 में खाली पेनल्टी का ही अमेंडमेंट है, बट मैं पूरा ही लेक्चर आपको जो है करवाने वाला हूं। सेक्शन 89 तो भाई 7 मिनट्स घड़ी देख करके 7 मिनट्स टू 10 मिनट्स के बीच का लेक्चर है, और ये ऐसा लेक्चर है आपको फिर से बुक खोलने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, फिर से रिवाइज करने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। आप खाली बस ये 7 मिनट जो है देख लो, सेक्शन 89 कवर हो जाएगा। और वैसे ही फिर लगभग 40-45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली सेक्शन 90 देख लो, और जिनका सेक्शन 90 पहले ही देखा हुआ है वो तो खाली 1 मिनट का खाली अमेंडमेंट देख लेना सेक्शन 90 में। चलो अभी फोकस करो सेक्शन 89 बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा लेट मी टेल यू, सीएसआर के लिए जो बोल रहे हैं कि सर सीएसआर का अमेंडमेंट पढ़ा दो, रेगुलर बैच में अमेंडमेंट कवर है, अलग से कुछ नहीं करना है। और एक वीडियो जिन लोग का अमेंडमेंट कवर नहीं है क्योंकि उन लोग 1-1.5 साल 2 साल पहले लिए थे, तो सीएसआर का एक छोटा सा वीडियो जो है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का, वो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी पक्का से देख लेना। चलो फोकस करो सेक्शन 89 क्या बोला है। सेक्शन 89 बेटा ध्यान लगाओ, सेक्शन 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फिर से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है मेरा। सेक्शन 88 रेड विद द रूल्स में रजिस्टर ऑफ मेंबर एटसेट्रा में आपने एमजीडी 1 2 3 का बात किया था। सेक्शन 89 क्या बोलता है कि भाई अगर ऐसा इंसान जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ऐसा इंसान जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी लिख करके रखा है बट वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मान लो से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर, बट बेनिफिशियल ओनर मिस्टर ए नहीं है, कोई और है। मतलब मिस्टर ए किसी और के बिहाफ पर शेयर होल्ड कर रहा है, मिस्टर ए खाली नाम का ओनर है, मिस्टर ए खाली नाम का ओनर है। बिकॉज आइदर ही इज अ ट्रस्टी, से फॉर एग्जाम्पल इज अ ट्रस्टी, मान लो से फॉर एग्जाम्पल धोनी साहब बेनिफिशियल ओनर धोनी है, बट उसको इतना समय नहीं रहता कि वो अलग अलग कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट करे, तो धोनी ने एक ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो कि ट्रस्टी है धोनी का, वही मिस्टर ए सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है धोनी के बिहाफ पर। धोनी ने उसको अपना ट्रस्टी बना रखा है मिस्टर ए को, और ये पावर दे रखा है। तो मिस्टर ए मान लो से फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बना, बट पैसा किसका है? पैसा तो धोनी का है। बेनिफिशियरी कौन है? धोनी है। ये तो खाली मिस्टर ए काम कर रहा है धोनी के लिए, खाली नाम है, शेयर होल्डर है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में ए का नाम है, तो ये बात कि भाई ए तुम खाली खोखला शेयर होल्डर है, नाम का शेयर होल्डर है, असली बेनिफिशियरी कोई और है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, ये बात मिस्टर ए जो है कंपनी को बताएगा, कंपनी को बताएगा एक फॉर्म जमा करके। मतलब शेयर होल्डर अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं है, शेयर होल्डर अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो शेयर होल्डर वो मेंबर का जिम्मेदारी है कि वो ये बात कंपनी को बताएगा फॉर्म नंबर एमजीडी 4 जमा करके, विद इन 30 डेज ऑफ हिज नेम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ए मिस्टर ए, तेरा नाम जैसे ही कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाला ना, वहां से 30 डेज का वक्त है, 30 डेज के अंदर प्लीज सबमिट एमजीडी 4 टू कंपनी। एमजीडी 4 कंपनी को जमा करोगे, क्लियर है सर? अच्छा, बेनिफिशियल ओनर जो है ना, बेनिफिशियल ओनर उसका भी यह जिम्मेदारी है कि वो भी कंपनी को बताए कि हाँ हाँ सही बोल रहा है, हम ही बेनिफिशियल ओनर है। तो धोनी साहब भी मेरे कंपनी को एक फॉर्म जमा करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग बेनिफिशियल ओनर। जिस दिन वो बेनिफिशियल ओनर बना था वहां से 30 डेज के अंदर, उसको भी 30 डेज है, वो 30 डेज के अंदर कंपनी को बताएगा एमजीडी 5 जमा करके। तो भाई दो फॉर्म क्या क्या हम लोग सीखे? जो शेयर होल्डर बेनिफिशियल ओनर नहीं है, जो शेयर होल्डर खाली नाम का शेयर होल्डर है, उसका नाम रजिस्टर मेंबर में है जरूर, बट वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो एमजीडी 4 जमा करेगा। और जो असली बेनिफिशियल ओनर है वो एमजीडी 5 जमा करेगा। शेयर होल्डर एमजीडी 4 जमा करेगा, और जो असली बेनिफिशियल ओनर है वो एमजीडी 5 जमा करेगा। किसको? कंपनी को। कितना दिन देना? 30 डेज के अंदर। और कंपनी का यह जिम्मेदारी रहेगा कि कंपनी ये बात आरओसी को बताएगा, कंपनी ये बात आरओसी को बताएगा। जिस दिन मेरे पास एमजीडी 4 आ गया, या फिर जिस दिन मेरे पास एमजीडी 5 आ गया, वहां से 30 डेज का टाइम कंपनी को मिलेगा। विद इन 30 डेज कंपनी विल हैव टू इन्फॉर्म दिस फैक्ट टू आरओसी इन फॉर्म नंबर एमजीडी 6। फ्यूचर में अगर इन लोग का कुछ चेंजेस हुआ, फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस हुआ, मान लो अब से फॉर एग्जांपल जो शेयर होल्डर बेनिफिशियल ओनर नहीं था, मान लो अगर वो बन जाता है बेनिफिशियल ओनर, या फिर उसका नाम हटा करके कोई और शेयर होल्डर जो है वो आ जा रहा है, या बेनिफिशियल ओनर कोई और हो जा रहा है। समझ में आ गया सर? जो डिक्लेरेशन किया गया था
अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो फिर से इन लोग को 30 डेज के अंदर, जिस दिन चेंज हो रहा है वहां से 30 डेज के अंदर इन लोग सब वही सारा सेम फॉर्म वापस से जमा करेंगे। मतलब शेयर होल्डर हु इज नो मोर अ बेनिफिट, शेयर होल्डर हु वाज नॉट अ बेनिफिशियल ओनर, अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, उसका नाम में कोई चेंज हो रहा है, वो फिर से हम लोग को MJD4 जमा करेगा विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। बेनिफिशियल ओनर कोई चेंज हो रहा है, वहां से 30 डेज के अंदर MJD5 जमा करेगा। और जब हम लोग को कंपनी को मिल जाएगा ये MJD4-5, हम लोग MJD6 में ROC को बताएंगे। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। और वो शेयर होल्डर अगर MJD4 हम लोग को जमा नहीं करता है और बेनिफिशियल ओनर MJD5 जमा नहीं करता, तो उन लोग के ऊपर क्या होगा? पेनल्टी लगेगा। यही अमेंडमेंट है, पेनल्टी लगेगा। कितना का पेनल्टी लगेगा सर? बेटा पेनल्टी लगेगा, ये तो याद करना है, पेनल्टी मैं लिखवा दूंगा, 50,000 रुपीज प्लस 200 पर डे, 50,000 रुपया प्लस 200 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। और जो कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी अगर MJD6 जमा नहीं करता आरओसी को, तो कंपनी अगर MJD6 जमा नहीं करेगा आरओसी को, तो फिर कंपनी के ऊपर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा? कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपीज पर डे, 1,000 रुपीज पर डे लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख इन केस ऑफ कंपनी एंड मैक्सिमम 2 लाख। 1,000 रुपीज पर डे बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख इन केस ऑफ कंपनी, मैक्सिमम 2 लाख इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन सेक्शन नंबर 89। अब इसको अपने लिख लेते हैं ताकि पूरा 89 जो है वो खत्म कर सके। जैसा मैंने आपको बताया था, डॉट 6 मिनट्स के अंदर जो है आपका सेक्शन 89 पूरे भेजे में जा चुका है। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट अपने क्योंकि एग्जॉस्टिव लेक्चर करते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। चलो लिख दो सेक्शन 89 में क्या क्या बात है बेटा। सबसे पहला बात मैंने क्या बताया बेटा? शेयर होल्डर whose name is entered, फटाफट, शेयर होल्डर whose name is entered, whose name is entered in register of member, shareholder whose name is entered in register of member, but he is not a beneficial owner, but he is not a beneficial owner, shall inform company, shall inform company, inform, बताओ फॉर्म नंबर कौन सा? MJD4 within 30 days of his name being entered in register of member. Clear? In case of any change, अगर कुछ चेंजेस हो रहा है इसका नाम वगैरह में डिक्लेरेशन में, तो सेम फिर से MJD4 जमा करेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। इन केस ऑफ चेंजेस, सबमिट MJD4 अगेन टू कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। मक्खन, वापस से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो बेनिफिशियल ओनर है बेटा, person who is the beneficial owner, person who is the beneficial owner shall inform company, वही MJD नंबर कौन सा बताओ? 5, MJD5 विद इन बताओ 30 डेज of becoming such beneficial owner. और इसका भी अगर कुछ चेंज होगा, इन केस ऑफ चेंजेस, सबमिट MJD5 again to company within 30 days of change. कंपनी के ऊपर क्या ड्यूटी है बेटा? MJD6 जमा करके ROC को बताएगा। Whenever company receives MJD4/5, it shall file such declaration, ये जो डिक्लेरेशन है कंपनी फाइल करेगा विद ROC। फॉर्म नंबर बताओ। मतलब MJD4 मिलेगा तो भी MJD6 हम लोग जमा करेंगे, MJD5 मिलेगा तो भी हम लोग MJD6 जमा करेंगे ROC को विद इन
30 days of receiving MGD 4/5। क्लियर है सर? क्लियर? तो जब जब MGD 4 या 5 मिलेगा वहां से 30 डेज के अंदर हम लोग को MGD 6 जमा करना है। मतलब रिवाइज अगर चेंजेस हुआ तो चेंजेस हुआ तो फिर से 4 या 5 मिलेगा, वहां से 30 डेज के अंदर हम लोग को फिर से MGD 6 जमा करना है। बोले तो जब 4 या 5 मिलेगा हम लोग को 30 डेज के अंदर ROC को MGD 6 जमा करना है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन चार्ट बना दे रहे हैं, हमेशा के लिए झमेला खत्म हो जाएगा। बताइए बताइए जनाब, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। एक तरफ वो मेंबर और बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है। उन लोगों को पेनल्टी मैंने कितना बताया था? 50,000 प्लस 200 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बता दो। 50,000 प्लस 200 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। और यहां पर कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर बेटा, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर बताओ कितना लगेगा? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपीज पर डे। जब तक उन लोग जमा नहीं करता 1,000 रुपीज पर डे से मीटर चलते रहेगा। बट मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना रुपया? 5 लाख कंपनी का अगर केस है तो, 2 लाख अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो। दिस कंप्लीट्स एग्जॉस्टिव लेक्चर एक्सप्लेनेशन नोट्स ऑफ सेक्शन नंबर 89। बस इतना ही पढ़ना है। सीजी रूल्स बना सकता है, बिल्कुल सीजी ही रूल्स बनाता है। ये सब MGD 4, 5, 6 ये सब रूल्स में लिखा हुआ है। क्लियर ना? चलो, ये था बेटा सेक्शन नंबर 89। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 90 में। सेक्शन 90 के लिए अगेन मैं बता दूं, अगर आपका पहले का सेक्शन 90 किया हुआ है तो खाली आपको 3 सेक्शन में अमेंडमेंट है बेटा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 90, सब सेक्शन 10, 11, 12। पेनल्टी तो ऐसे भी तुम पहले भी याद नहीं करते थे, लेकिन अब याद कर लेना, नया वाला याद कर लेना। तो सबसे पहले बेटा आप ना वर्कबुक निकाल लो, ठीक है। वर्कबुक, जी हां, मेरा कंपनी लॉ का जो वर्कबुक आपको मिला है ना ऑरेंज कलर वाला, वो कंपनी लॉ का वर्कबुक निकाल लो। कंपनी लॉ का वर्कबुक निकालो और उसके अंदर सेक्शन 90 जो इनिशियल पेजेस में है वहां पर आप सेक्शन 90 खोल लो। या आपका जो मेन मैट है वॉल्यूम 1, उसमें भी आप सेक्शन 90 खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वर्कबुक में आप निकाल लो इनिशियल पेजेस में जो अमेंडमेंट एक्ट है वहां पर सेक्शन 90 निकाल लो, या फिर जो आपको कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 मेन मैट मिला है उसमें भी आप सेक्शन 90 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ऑलरेडी सेक्शन 90 का लेक्चर जो है वो जबरदस्त एक्सप्लेनेशन जो है वो किया हुआ है, हाफ एन आवर का है बेटा। पूरा अच्छे से देखो, ठीक है। वो पूरा आप जो है लेक्चर अच्छे से देखो, उसके बाद सबसेक्शन 10, 11, 12 में जो अमेंडमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। बट वॉच इट राइट नाउ। और ऐसा है बेटा, एक बार खाली देख लेना है, फिर खुद से पढ़ने का दरकार नहीं है, ये गारंटी है मेरा। बहुत मजा आएगा लेक्चर में, एकदम ध्यान लगा कर पढ़ो, ठीक है। आखिरी अमेंडमेंट सेक्शन है ये आप लोग का, सेक्शन नंबर कौन सा? 90। ध्यान लगाओ। पहले इतना सा हुआ करता था, खत्म। अब वो हट गया, अब हट करके ये पूरा आ गया, ठीक है। चलो, बेनिफिशियल ओनरशिप, इसमें इन लोग क्या बोल रहा है चीजों को समझो। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कन्वर्टिंग ब्लैक इनटू व्हाइट, बेनामी ट्रांजैक्शन रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब किसी और के नाम पर ट्रांजैक्शन कर लेना, इज कॉल्ड व्हाट? बेनामी। नहीं समझ में आ रहा है? डूइंग ट्रांजैक्शन ऑन द नेम ऑफ समवन एल्स इज कॉल्ड व्हाट? बेनामी।
जैसे अगर कोई ऐसा सोचे, जैसे मान लो हम अपने ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी खरीदना से जो है ना मतलब इनकम टैक्स बुरा मान जाएगा, उसके रडार में आ जाएंगे। तो जरूर से इनकम टैक्स के रडार में क्यों आए, ऑलरेडी 9-10 प्रॉपर्टी है। तो अब एक काम करते हैं, जो मेरा सबसे वफादार इंसान है कटप्पा यानी अरुंदा, तो अपने एक काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी का पैसा वैसा सारा हम दे देंगे रे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री अरुंदा के नाम पर करवा देंगे। वफादार है, अब ये मत बोलना वो पलट गए बदल गए तो तब उनका हो जाएगा। नहीं समझ में आया हम क्या बोले, समझ आए क्या बोल रहे हैं? तो हर लोगों के जीवन में कोई ना कोई बहुत ईमानदार लोग तो आता ही है ना रे बाबा। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं यार कि बेफालतू में प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम पर रजिस्टर करवाएंगे ना यार तो टेंशन हो जाएगा, दिक्कत वाला बात हो सकता है। काम करते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा तो हम ही लगा देंगे, रजिस्ट्री अरुंदा के नंबर करवा देंगे। नहीं समझ में आया? और जो भाड़ा वड़ा आया करेगा, प्रॉपर्टी को लेट आउट करके जो भाड़ा वड़ा आया करेगा वो अरुंदा ही इंजॉय कर लेंगे कि हम इंजॉय करेंगे? तो मतलब रजिस्टर्ड ओनर अरुंदा है, बेनिफिशियरी हम है। नहीं समझ में आया? बेनिफिशियल ओनर हम है। आप समझ क्या बोला जा रहा है? या फिर ये तो प्रॉपर्टी के केस में हुआ, यहां पर तो प्रॉपर्टी का केस नहीं होगा, यहां तो शेयर्स का केस होगा। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं यार अब हम स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट करेंगे ना, इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, मोहित अग्रवाल शेयर्स ना खरीदे, पैसा लगा दे, और शेयर्स किसके नाम पर रजिस्टर करवा ले? अरुंदा। बुद्धि में नहीं जा रहा है, लेकिन हम क्या रहेंगे? बेनिफिशियल ओनर। अल्टीमेटली आई एम द बेनिफिशियल ओनर। और थ्रू विद दिस या एक काम करते हैं ना, आजकल इंसान का क्या भरोसा बेटा, अरुंदा के नाम पर रजिस्टर नहीं करवाएंगे, नो, अरुंदा के नाम पर रजिस्टर नहीं करवाएंगे। क्या करेंगे? भाभी के नाम पर। पागल है क्या? एक काम करते हैं, मोहित अग्रवाल क्या करेगा, एक कंपनी खोलेगा। मेरे को देखो रिलायंस इंडस्ट्री, मेरे पास क्या है ना 15-20 करोड़ है, मेरे को शेयर खरीदना 15-20 करोड़ रुपया का, हम सीधा रिलायंस में लगा देंगे तो इनकम टैक्स पकड़ेगा। अब समझ ही नहीं रहे हैं क्या करे बताओ? मोहित अग्रवाल क्या खोलता है? कंपनी खोलेगा। वो कंपनी का एक होल्ली ओन सब्सिडरी खोलेगा ताकि ढक जाए। ये कंपनी सीधा रिलायंस में लगाएगा तो इनकम टैक्स को दिखेगा। ये कंपनी के पीछे कौन है? ए है। नहीं समझ में आया? अब समझ ही नहीं रहे हैं। लेयर के अंदर लेयर करेंगे सर, मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ कंपनीज ना। हाँ तो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और जिसका 2 से ऑलरेडी ज्यादा लेयर था, लोग बोलते हैं वो 2 कर दो, प्रोविजन समझाया करो भाई। अच्छा सुनना, मोहित अग्रवाल क्या खोला बेटा? कंपनी क्या खोला? अब ना हम लोग क्या करेंगे ना, एक पार्टनर से फर्म खोलेंगे, उस फर्म में ना इस होली ओन सब्सिडरी को पार्टनर बनाएंगे किसी और एक इंसान के साथ। ये फर्म जो है ना रिलायंस में शेयर खरीद लेगा। कितना अंदर गए देख रहे हो क्या? अब बताओ, रिलायंस में 10 करोड़ रुपया 15 करोड़ रुपया कौन लगाया? अरे बोलना, रिलायंस में शेयर कौन खरीदा? फर्म। लेकिन अगर फर्म के पीछे देखो तो कौन है? फर्म में पार्टनर कौन है? मोहित अग्रवाल नहीं है, होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी का ये तो होल्डिंग है। ये कंपनी क्या है? ये इसके पीछे कौन है? ये सब सेक्शन 90 में पिकअप किया गया है। घुस घुस करके बेनिफिशियल ओनर लोग को निकाला गया है, घुस घुस करके बेनिफिशियल ओनर लोग को निकाला गया। जो ये नहीं समझा, आगे का सेक्शन छोड़ दो, आगे कोई मतलब फूल बरसने वाला नहीं है। अब समझ ही नहीं रहे। मेरे सवाल को जवाब दो। मोहित अग्रवाल कंपनी खोला, कंपनी सीधा दूसरा कंपनी में शेयर खरीद लिया, क्या ये बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा?
हाँ, ये तो है ही। नहीं समझ में आया? या मान लो कंपनी ने एक सब्सिडरी खोला और सब्सिडरी अलग से दिखा देते हैं बेटा। अरे बेटा ये एक केस हो गया बेनिफिशियल ओनरशिप का। अरे बोल ना रे। दूसरा केस ये वाला देख। मोहित अग्रवाल ने क्या खोला? कंपनी ने क्या खोला? सब्सिडरी। होली ऑन सब्सिडरी और जो नहीं है तो हम एग्जांपल दिए थे। सब्सिडरी किस में पैसा लगा है? रिलायंस। क्या मोहित अग्रवाल बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा? हाँ, समझ में आ रहा है? और ये तीसरा केस डैश, मोहित अग्रवाल ने कंपनी खोला, कंपनी ने सब्सिडरी खोला, सब्सिडरी एक फर्म में पार्टनर है डैश, वो फर्म शेयर खरीद रहा है। क्या मोहित अग्रवाल बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा? और सिंपल अगर ऐसा कर देते डैश, सीधा एक फर्म खोला, फर्म में मोहित अग्रवाल पार्टनर है, फर्म ने रिलायंस का शेयर खरीदा, क्या मोहित अग्रवाल बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा? अरे हाँ, मतलब जो इंसान है उसको ढूंढ लो, तेरे बुद्धि में ही नहीं जा रहा है, वो बेनिफिशियल ओनर मान लिया जाएगा। इंसान को ढूंढो। सर कंपनी में शेयर्स जो है ना सर कंपनी में जो शेयर्स है ना, ये कंपनी में जो शेयर्स है ना सर, एक कंपनी खोल रखा है, इस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? रिलायंस में तो कंपनी शेयर होल्डर है, बट रिलायंस में जो कंपनी शेयर होल्डर है उस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? तो मोहित अग्रवाल बेनिफिशियल ओनर है। सर इस कंपनी में ना सब्सिडरी शेयर होल्डर है, उसका होल्डिंग देख। सर देखे सर होल्डिंग, उसमें मेजॉरिटी शेयर किसका है? सर एमए का, वो बेनिफिशियल ओनर है। सर बहुत सिंपल केस है सर, एक फर्म का शेयर होल्डिंग है सर, उस फर्म का पार्टनर देख, सर एमए बेनिफिशियल ओनर है वो। सर एक कंपनी है रिलायंस, उसका शेयर जो है ना सर एक फर्म होल्ड कर रहा है, उस फर्म का पार्टनर देख, सर एमए नहीं है, कौन है देख? सर एक कंपनी है, उसका उस कंपनी का देख मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? सर उसका मेजॉरिटी शेयर एक होल्डिंग कंपनी के पास है, उसका मेजॉरिटी शेयर देख, सर एमए है बेनिफिशियल ओनर। डिसलेक्सिया वाला बच्चा उड़ना चालू कर दिया है, उसका भी बेनिफिशियल ओनर कोई और है, वो खुद नहीं है। संभालते जा रहे हैं क्या? तो मतलब इस सेक्शन में खोज किसका हो रहा है, समझ में आया? बैकग्राउंड अभी तो चीर फाड़ करके समझेंगे, बट सेक्शन का पिकअप मिल गया, स्टार्ट मिल गया सेक्शन का कि वी आर हंटिंग फॉर द बेनिफिशियल ओनर्स, कि जो बेनिफिशियल ओनर लोग हैं हम लोग उसको हंट कर रहे हैं ताकि हम लोग रिकॉर्ड्स में रहे। और ये तुम लोग का ड्यूटी है बेनिफिशियल ओनर, कि तुम लोग खुद ही कंपनी को बताओ हम बेनिफिशियल ओनर है आपके। नहीं समझ में आया? फॉर्म नंबर BEN1, BEN1 बोलो, BEN1, BEN1। ऑल द बेनिफिशियल ओनर्स विल रिपोर्ट देयर बेनिफिशियल ओनरशिप टू किसको? कंपनी, इन फॉर्म नंबर BEN1 विद इन 90 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन। ये सेक्शन 13 जून को चालू हुआ था, तो 13 जून से लेकर के कितना दिन? 90 days के अंदर। और फ्यूचर में अगर बेनिफिशियल ओनरशिप आपका चेंज हुआ तो 30 days के अंदर BEN1 सबमिट करोगे, और नया बेनिफिशियल ओनर जो आएगा वो 30 days। देखो जो ऑलरेडी 13 जून वाले दिन, ऑलरेडी ये सेक्शन कब चालू हुआ? 13 जून 2018। तो जो 13 जून 2018 को ऑलरेडी बेनिफिशियल ओनर, उनको 90 days मिला, बट जो 13 जून के बाद बेनिफिशियल ओनर बने उनको 90 days नहीं मिलेगा, उनको 30 days मिलेगा। अब समझ नहीं रहे हैं क्या बोला जा रहा है? रिपीट, अरे सब कुछ है यहां पर, पहले चीज को समझ लो। ये सेक्शन बेनिफिशियल ओनर लोग को हंट कर रहा है, और सबसे पहले तो ये बोला गया जो 13 जून को ऑलरेडी बेनिफिशियल ओनर के दायरे में है वो 90 days के अंदर, 13 जून से 90 days के अंदर BEN1 जमा कर दो कंपनी को। अब मान लो तुम 14 जून को बेनिफिशियल ओनर बना, तो तुम्हारे पास 90 days नहीं है, तुम्हारे पास 30 days है। नहीं समझ में आया? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेनिफिशियल ओनर्स है उनको पहले कोई सबमिट ऐसा करने बोला नहीं गया था, तो अभी आपको सबमिट कर देना क्या? BEN1 90 days। बट जो 13 जून के बाद कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन के बाद बेनिफिशियल ओनर बने हैं 30 days। और फिर बेनिफिशियल ओनरशिप में अगर कुछ चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, तो भी 30 days के अंदर क्या सबमिट करोगे? BEN1। तीन चीज बोल रहे हैं, जो पहले से बेनिफिशियल ओनर है
13 जून से 90 डेज के अंदर सबमिट करेंगे। 13 जून के बाद बेनिफिशियल ओनर बने, 13 जून के बाद बेनिफिशियल ओनर बने तो 30 डेज में सबमिट करेंगे बेन 1। और कुछ चेंजेस वगैरह अगर आया फ्यूचर में तो वापस से 30 डेज के अंदर फिर से बेन 1 सबमिट करोगे। आर वी थ्रू विद दिस? किसको? अरे किसको सबमिट करोगे? मक्खन। और कंपनी ये बात आरओसी को सबमिट कर देगा 30 डेज के अंदर बेन 2 में। कंपनी विल इन्फॉर्म, जिस दिन कंपनी को इंफॉर्मेशन मिला, तुम्हारा बेन 1 मिला, कंपनी विल फाइल द रिटर्न ऑफ बेनिफिशियल ओनर, कंपनी विल फाइल द रिटर्न ऑफ बेनिफिशियल ओनर इन फॉर्म नंबर बेन 2 टू आरओसी विद इन 30 डेज। आर वी थ्रू विद दिस? सर इसे क्या होगा? होगा क्या? गांजा ले रखा है क्या होगा? क्या मतलब है? रुपया सामने आएगा? नहीं समझ में आया। जो अपना ब्लैक मनी पार्क कर रहा था किसी और के कंधे पर बंदूक करके, वो सामने आएगा। चलो पढ़ो पॉइंट नंबर 1। और सुन लो ना, बेन 3 और बेन 4 भी सुन लो, चार्टो है। बेन 1 बेन 2 हो गया, बेन 3 बेन 4। कंपनी एक रेशर बनाएगा, बहुत सिंपल है। अरे आरओसी को तो बता दिया, अपने पास भी तो रेशर बनाएगा। तो कंपनी विल मेंटेन अ रेशर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन फॉर्म नंबर बेन 3। अब कंपनी को ना शक है तुम्हारे ऊपर कि तुम डेस बेनिफिशियल ओनर है लेकिन बताया नहीं है, बेन 1 जमा नहीं किया है। तो अगर कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बट हैज नॉट इन्फॉर्म्ड इन बेन 1, कंपनी विल आस्क हिम इन बेन 4। कंपनी उसको बेन 4 देगा। नहीं समझ में आया? कि हम लोग को डाउट है, शक है, तो तुम पूरा डिटेल्स जो है ना बेन 4 में जमा करो। आर वी थ्रू विद दिस? इसलिए हम क्या बोले थे? वी आर हंटिंग, विच हंट चल रहा है, वी आर हंटिंग फॉर द बेनिफिशियल ओनर। पहले तो ईमानदार लोग खुद से बता दो बेन 1 में, ईमानदार बेन 1 में बताएगा, हम लोग बेन 2 में बता देंगे, रेशो बेन 3 में बना लिए। फिर हम लोग को अगर शक है तो हम लोग उसको बेन 4। आर वी थ्रू विद दिस? पढ़ो। every individual acting alone or together, अरे यार कोई बोलने का बताए, हो सकता है वो खुद से ये काम कर रहा हो या मिल करके। So every individual acting alone or together. So he is acting, but is he acting himself or through someone? ठीक है, he might be acting through someone. So every individual who acting alone or together or through one or more persons or trust, अरुंदा के थ्रू एक्ट कर रहे हैं या एक ट्रस्ट खोल करके एक्ट कर रहे हैं, चाहे ये पर्सन आउटसाइड इंडिया हो, चाहे ये ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया हो। आगे पढ़ो। इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। वापस से पढ़ लो। एवरी इंडिविजुअल, बोलो, एक्टिंग अलोन और टुगेदर, एवरी इंडिविजुअल एक्टिंग alone or together through one or more individual or trust, through one or more individual person, bolo, through one or more person or trust, including such trust or person resident outside India. Hey, every individual acting alone, every individual acting alone or together, every individual acting alone or together or through one or more person or trust, including the Firangi person trust, including the person trust, including the trust of person resident outside India, holds beneficial interest. जो लोग बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, अच्छा सुनना, एक्टोशेयर है उसके पास बेनिफिशियल, तो ऐसे लोग भीड़ मत करो। बेन 1 उन लोग भी लेकर के आ गए, हम भी बेनिफिशियल ओनर है, हम भी एक्टोशेयर, बट बेनिफिशियल ओनर समझ में आ रहा है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए बताओ तो? जिसके पास कम से कम, मतलब ऐसा बेनिफिशियल ओनर हो जिसके पास कम से कम, नॉट लेस देन, कम से कम 10% ऑफ शेयर्स हो, या फिर 10% ऑफ वोटिंग राइट हो,
या फिर उसको 10% डिविडेंड मिलता हो, या उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, जो कंट्रोल डिफाइंड है ना सेक्शन 2 में, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल हो हमारे कंपनी में। ए बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर लोग बेन 1 जमा करेगा, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसके पास या तो मेरा कंपनी का या तो, अरे मेरा कंपनी का या तो उस इंसान के पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समझ में आ रहा है? थोड़ा खुद होल्ड किया, थोड़ा अरुंदा के साथ होल्ड करवाया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स एटलीस्ट फटाफट 10% से 3 पॉइंट, एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर्स, या फिर एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग राइट, या फिर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एटलीस्ट 10% डिविडेंड, या फिर हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑन द कंपनी। सर गांजा ले रखे हैं क्या सर? या तो 25% लिखा हुआ है। एक बच्चा तुरंत क्या बोलेगा, अमेंडमेंट आया होगा रे, अमेंडमेंट। नहीं नहीं नहीं, अमेंडमेंट ही पढ़ रहे हो। एक्चुअल में सेक्शन में, एक्ट में 25% लिखा हुआ है, लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब। नहीं समझ में आया? सेक्शन बोला बेनिफिशियल ओनर कौन माना जाएगा? बेनिफिशियल ओनर कौन माना जाएगा रे? जिसके पास अकेले या मिला जुला करके या किसी के थ्रू, अकेले मिला जुला करके या किसी के थ्रू कम से कम 25% है, या फिर सच अदर परसेंटेज हैज बीन प्रिस्क्राइब, और ये परसेंटेज हैज बीन प्रिस्क्राइब। तो जहां हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड है वहां एक स्टार मार्क दे देना। कॉपी खोल करके रखा है, कॉपी खोल करके स्टार मार्क लिख करके दो। स्टार मार्क लिख दिया ना? लिखो। लिखो स्टार मार्क दे करके। अ पर्सन विल बी रिगार्डेड एज a significant beneficial owner a person will be regarded as a significant beneficial owner. Person will be regarded as a significant beneficial owner if he satisfies any of the following conditions. If he satisfies any of the following conditions. फटाफट, तुम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कब माना जाएगा? इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पॉइंट नंबर ए, his indirect and direct holding, indirect direct holding समझ में आया? किसी के थ्रू या फिर himself. His indirect and direct holding is minimum 10% of shares, in the reporting entity, रिपोर्टिंग एंटिटी और कोई नहीं है, कंपनी है। अरे कंपनी जिसको बेन 2 जमा करना है उसी को, कंपनी को बोला गया ना भाई तुम बेन 1 ले करके 30 दिन में बेन 2 जमा कर। किसको? तो रिपोर्ट कर रहे हैं ना बेनिफिशियल ओनर्स के बारे में। तो मान लो मैं एक कंपनी हूं और तुम बेटा मेरे अंदर या तो अकेले या मुखड़ा के पीछे कितना परसेंट, 10% मेरा शेयर हासिल कर रखा है, या फिर 10% क्या बताओ ना, वोटिंग पावर, या फिर इंटाइटल टू 10% डिविडेंड। तो पॉइंट नंबर कौन सा? बी में लिख दो, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट होल्डिंग मिनिमम 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट होल्डिंग मिनिमम 10% ऑफ वोटिंग राइट। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट होल्डिंग मिनिमम 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। फिर पॉइंट नंबर सी, indirect and direct participation in 10% of dividend, indirect and direct participation
in 10% of dividend? पॉइंट नंबर कौन सा? डी में लिखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। other than because of direct holding alone, other than because of direct holding alone, other than because of direct holding alone। क्या बोले हम? मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कब माना जाऊंगा? मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाऊंगा जब सामने वाला कंपनी में मेरा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट शेयर्स, शेयर होल्डिंग 10% ऑफ टोटल शेयर्स है। सामने वाला कंपनी का 10% शेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके, समझ में आया? कम से कम 10%, मिनिमम 10%। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोटिंग पावर कम से कम कितना परसेंट है? 10%। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिविडेंड पार्टिसिपेशन राइट मेरे पास कितना परसेंट है? 10% ऑफ टोटल डिविडेंड। या तो सामने वाला का 10% शेयर मेरे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके, या सामने वाला का 10% वोटिंग पावर मेरे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके, या सामने वाला कंपनी का 10% डिविडेंड मेरे को मिलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके। चौथा पॉइंट जो है ना, दिमाग के जबरदस्त है, ऊपर से जाएगा। मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है सामने वाला कंपनी में, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल है अदर देन बिकॉज ऑफ माई डायरेक्ट होल्डिंग अलोन। अगर मैं, मेरा सीधा डायरेक्ट शेयर होल्डिंग मान लो 50% से ज्यादा है, डायरेक्ट होल्डिंग 50% से ज्यादा, तो मेरा तो पूरा कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर। नहीं समझ में आया? तो क्या मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर? बोलो। बट डायरेक्टली है, तो मैं किसी के पीछे छुप करके कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, तो मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं माना जाऊंगा, मेरे को बेन 1 सबमिट नहीं करना पड़ेगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल हाँ है, तो क्या वो बेन 1 सबमिट करेगा? छुप करके कंट्रोल कर रहा है वो, तो फिर वापस से पढ़ो क्या लिखा है। फोर्थ पॉइंट मुंह खोल करके बोलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर देन because I am having significant influence control other than because of direct holding alone। केवल मेरा डायरेक्ट होल्डिंग ही मुझे अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिला दिया, मेरा डायरेक्ट होल्डिंग जो है उसी के कारण अकेला मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं। लेकिन मान ले, सुन रे, मैंने इस कंपनी में कुछ शेयर हासिल किया, कटप्पा से कुछ हासिल करवाया, जिसके कारण मेरे पास कंट्रोल आया। तो मेरे पास कंट्रोल आया केवल मेरा डायरेक्ट होल्डिंग के कारण कि इनडायरेक्ट मिला करके, तब मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं। इससे बेटर नहीं हो सकता। अरे संभालनी है। कंपनी में मेरा डायरेक्ट होल्डिंग के कारण अगर इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल आ जाता है, डायरेक्ट होल्डिंग के कारण, अगर केवल डायरेक्ट होल्डिंग के कारण अगर मेरे को कंट्रोल मिल रहा है, तब मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं। केवल इनडायरेक्ट के कारण मिल रहा है, इनडायरेक्ट होल्डिंग के कारण मेरे को कंट्रोल मिल रहा है। बताओ, इनडायरेक्ट होल्डिंग इतना ज्यादा है कि आई एम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल ऑन दिस कंपनी। क्या मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं? हाँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके कंट्रोल आ रहा है तो भी है, केवल डायरेक्ट से कंट्रोल आ रहा है तो मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं। तो इसलिए देखो लैंग्वेज क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। कम ऑन एवरीवन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। लास्ट बेंच, जिंदा हो ना? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन द कंपनी अदर देन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट होल्डिंग अलोन। डायरेक्ट होल्डिंग अलोन को हटा करके, इफ डायरेक्ट होल्डिंग अलोन फेचेस विद द कंट्रोल, डायरेक्ट होल्डिंग अलोन फेचेस विद द
control, then I am not a significant beneficial owner. But if direct, indirect, मिला करके fetches me the control on the company, or my indirect holding fetches me the control on the company, then I am the significant beneficial owner. Okay, sir, we get it. अजी सुनते हो? इस सेक्शन में करना क्या? डिसलेक्सिया वाला बच्चा पूछ रहा है। इस सेक्शन में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है। कौन है वो पीछे छुप छुप करके कंट्रोल कर रहा है, शेयर का मजा उठा रहा है, वो है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर 4 लोग हैं, बता दो। जिन लोग डायरेक्टली इंडायरेक्टली मिलाकर के 10% शेयर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर 4 लोग हैं। जिन लोग डायरेक्टली इंडायरेक्टली 10% शेयर होल्ड कर रहे हैं, या 10% वोटिंग पावर, या 10% डिविडेंड एंजॉय कर रहे हैं, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं अदर देन देयर डायरेक्ट होल्डिंग अलोन, ये 4 जन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। और यही 4 प्रकार के लोगों को बेन 1 जमा करना है। किसको? कंपनी को, विद इन 90 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन, और इफ एनी चेंजेस आर देयर विद इन 30 days। मक्खन। और थ्रू विद दिस कॉपी में लिख दो, कॉपी में कंटिन्यू करके लिखो। एज पर सेक्शन 90, फटाफट, एज पर सेक्शन 90, as per section 90, the above 4 types of beneficial owners, the above 4 types of beneficial owners shall be regarded as, the above 4 types of beneficial owners shall be regarded as significant beneficial owners. The above 4 types of beneficial owners shall be, the above 4 types of beneficial owners shall be regarded as significant beneficial owners, and they shall submit their details, and they shall submit their details, and they shall submit their details in form Ben 1. They shall submit their details in form Ben 1 to company, within 90 days, within 90 days of commencement of this section, but within 90 days of commencement of this section, within 90 days of commencement of this section, or within 30 days of acquisition of such significant beneficial ownership, or within 30 days of acquisition of significant beneficial ownership, or within 30 days of acquisition, क्या लिखा? within 30 days of acquisition of such significant beneficial ownership, or within 30 days of any changes, or within 30 days of any changes, or within 30 days of any changes. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कंपनी shall inform ROC, company shall inform ROC within 30 days. Company shall inform ROC within 30 days in Ben 2, in form number Ben 2, BEN. 30 days कहां से? जिस दिन मेरे को खुद इंफॉर्मेशन मिला, in form number Ben 2. ठीक है, ये हम लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी वाला अमेंडमेंट था, 8 फरवरी 2019 वाला, तो ये हम लिखवा नहीं रहे कि पीछे पीछे देखना है, पीछे 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 पीछे,
नहीं समझ में आया? कंपनी में शेयर होल्डिंग किसका है सर? आदमी तो है ही नहीं सर, इस कंपनी में ना एक कंपनी, इस कंपनी में एक कंपनी शेयर होल्डिंग कर रहा है। ए इधर देखो ना, अगर इस कंपनी में एक कंपनी शेयर होल्डिंग कर रहा है तो डैश उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? नहीं समझ में आया सर? उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर तो सर आदमी के पास नहीं है, होल्डिंग कंपनी के पास है। तो उसका जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है उसका मेजॉरिटी शेयर किस आदमी के पास है? समझ में आ गया सर? ऐसे सुन लो, लिखना नहीं है। या फिर सर इस कंपनी में ना तो एक पार्टनरशिप फर्म शेयर होल्डर है, तो उस फर्म का पार्टनर कौन है? वो हो गया सर। उस फर्म का पार्टनर इंसान नहीं है, एक कंपनी है, तो उस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर किसका है? सर तो होल्डिंग कंपनी का है, तो होल्डिंग कंपनी में मेजॉरिटी शेयर किसका है? समझ में आ गया सर? चुप हो जाइए भगवान। क्लियर? अब ऐश करो, चलो अब आ जाओ। अब बस कोई जान नहीं है, सेक्शन अंदर चला गया ना। अब यहां पर आओ सीधा। एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर। ए बता रहे हैं रजिस्टर का फॉर्म नंबर, रजिस्टर के माथे पे लिख दे बेन 3। रजिस्टर, एवरी कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर बेन 3 ऑफ द इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय इंडिविजुअल अंडर सबसेक्शन 1। जो भी चेंजेस होगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स में क्या रहेगा? इंडिविजुअल का नाम, यहां ये नेम ऑफ इंडिविजुअल किसका? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल। ऑब्वियस बात है ना, जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ने बेन 1 जमा किया, हमने बेन 2 किसको जमा कर दिया? आरओसी। और बेन 3 में अपना भी रजिस्टर बना लिया, जिसमें उस इंसान का नाम रहेगा, उस इंसान का नाम, उसका जन्मदिन, पत्ता, डिटेल्स ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी एंड सच अदर डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब। बस इतना ही। बिल्कुल, रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। एवरी कंपनी शैल फाइल अ रिटर्न ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये रिटर्न बेन, बोलो गलत होगा, बोलो बेन 2 जो बोल रहा है वो ध्यान से सुना है, नहीं तो एक बच्चा बोलेगा बेन 3 हो गया, बेन 4 लगा देते हैं। अरे ये वही रिटर्न है बेनिफिशियल ओनर का, बेन 2, जो आरओसी के पास जमा करते हैं ना अपने 30 डेज में। मेरे को बेन 1 मिला, मैं आरओसी को बताएगा बेन 2 में। क्या यहां तक पूरा मक्खन की तरह क्लियर है मेरे बच्चों को? अब हम क्या बोले थे? अगर मेरे को शक है किसी इंसान के ऊपर, क्या शक है? कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, या फिर ये शक है कि तुम तो नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन तुमको पता है कौन है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन तुमको पता है, मुझे यह पता है कि तुमको पता है कि कौन है। I don't know who is the significant beneficial owner, but I know that you are not a significant beneficial owner, and I also know that you know who is the significant beneficial owner. So you tell me. डिस्लेक्सिया अच्छा गया, आज वो अकेले मेट्रो में नहीं चढ़े। बहुत सिंपल है, या तो मेरे को पता है कि तुम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, मैं सीधा तेरे से बात करेगा, या मैं उस आदमी से बात करेगा जिसको सच पता है। कंपनी शैल गिव नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर व्हेन 4। Company shall give notice in the prescribed manner when 4 to any person whom the company knows or has a reasonable cause to believe to be a significant beneficial owner. हमको पता है तुम ही हो significant beneficial owner। बताओ चलो। या having knowledge of the identity of the significant beneficial owner or another person likely to have such knowledge. तुम नहीं हो, लेकिन तुमको पता है कि कौन है। तुम हो भी नहीं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तुमको पता भी नहीं है कि कौन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, बट तुमको पता है कि किसको पता है। नहीं समझ में आया? ये देखो, पढ़ो, देखो पॉइंट नंबर है, या तो तुम हो भाई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब एक बाबूशोना बच्चा बोलेगा, तो अगर वो है तो वो तो सर बेन 1 सबमिट कर दिया होगा ना। नहीं किया, तभी तो हम लोग उसको दे रहे हैं बेन 4। समझ में आया? या तो तुम ही है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। पॉइंट भी देख, मजा देख, पॉइंट नंबर बी में तुम नहीं हो, बट तुमको नॉलेज है कि कौन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, या फिर तुमको नॉलेज है एक दूसरे पर्सन का हु इज लाइकली टू हैव सच नॉलेज। नहीं समझ आ रहा है? तुम हो
तो बेनिफिट तुमको देंगे। तुमको पता है कि कौन है तो भी तुमको बेनिफिट देंगे। तुमको पता है कि किसको पता है, पक्का। To have been a significant beneficiary of the company at any time during the 3 years immediately preceding the date on which the notice is issued, and who is not registered as a significant beneficiary of the company as required in this section. पिछले 3 साल में कभी ना कभी तो थे, बट हम लोग को ये बात तुमने बताया नहीं था, तो अब बता दो। चेक करेंगे कि तुमने उस शेयर का क्या किया, क्योंकि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाला लोग ऐसा नहीं है ना कि 2-4% है, नहीं समझ में आया, 10-10% है, तो शेयर होल्डिंग क्या किया होगा, अपना बेटा, बहू, बीवी, गर्लफ्रेंड, इन लोग को ही ना दिया होगा। तो ये वापस से समझ लो, तुम था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एट एनी टाइम पिछले 3 सालों में, समझाया, तुम था पिछले 3 साल, और फिर भी तुमने अपना आपको रजिस्टर नहीं करवाया एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो हम लोग देखेंगे, इंफॉर्मेशन ही तो मांग रहे हैं, छानबीन ही तो कर रहे हैं, तुली पे थोड़ी ना सलटा दे रहे हैं। आप पिछले 3 साल में तो थे, अभी आपका क्या आता पता है, थोड़ा बताइएगा तो क्या किया शेयर का, क्योंकि आपने बेन 1 दिया नहीं, क्या किया, क्या सुनना। जो इंफॉर्मेशन मैंने मांगा है आप 30 डेज के अंदर मुझे दे देंगे, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। बहुत सिंपल बात है। सर नहीं दिया इन लोग तो ट्रिब्यूनल तक जाएगा। 30 डेज खत्म हो गया, वहां से 15 दिन मेरे पास है, कंपनी विल अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। अगर तुमने जवाब नहीं दिया या फिर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जब हम पूछे ना भाई बताओ पिछले 3 साल में था तुम बेनिफिशियल ओनर, अभी क्या हुआ, तुम बताया नहीं, बेन 1 नहीं दिया, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, आओ ट्रिब्यूनल में। ऐ देख पढ़, द कंपनी shall where that person fails to give the company the information required by the notice within the time, 30 दिन के अंदर नहीं दिया, या फिर इंफॉर्मेशन दिया बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो कंपनी था ना, अप्लाई किसको करेगा बताओ, ट्रिब्यूनल, विद इन 15 डेज ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। और हम ट्रिब्यूनल को बोलेंगे ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर दो कि ये जो शेयर्स है ना, जिसका मेरे को बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का पता नहीं चल पा रहा है, ये शेयर रिस्ट्रिक्ट कर दो, ट्रांसफर ही नहीं होने पाए, और इसमें जितने भी राइट्स है ना, राइट्स अटैच टू द शेयर फॉरफिट कर लो, मतलब वोट सब जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दो। आई रिपीट, कंपनी शैल अप्लाई टू किसको, ट्रिब्यूनल, विद इन 15 डेज ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। और फिर हम ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज पास एन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड रेस्ट्रिक्ट द राइट्स अटैच टू द शेयर, for an order directing that the share in question be subject to restrictions with regard to transfer of interest, suspension, suspend कर दो सारा rights attached to the shares, बस वहीं तक। ट्राइब्यूनल सारा पार्टीज को सुनेगा और 60 दिन में, ठीक है, may make such an order restricting the rights attached with the share within a period of 60 days of receipt of application। 60 दिन में ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा। ऐसे ही पास कर देगा कि ऑपोजिशन में हट देगा। The company or the person aggrieved by the order of tribunal may make an application to tribunal for relaxation or lifting। फ्यूचर में कंपनी या जिसका शेयर था, जो पर्सन इंटरेस्टेड था शेयर में, वो ट्रिब्यूनल के पास आ सकता है लिफ्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन को, रिलैक्स करने के लिए रिस्ट्रिक्शन को। फिर यहां से तो अब कुछ करना नहीं है, यहां से फाइन है, याद करना पड़ेगा। जबरदस्त, अद्भुत एक्सप्लेनेशन बेटा। अब सबसेक्शन 10, 11, 12 जो है उसमें क्या अमेंडमेंट है देख लो भाई। सबसेक्शन 10, 11, 12 जो है आपको ये ध्यान में रखना बेटा, सबसेक्शन 10, 11, 12 आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 90, जो इतना सारा मैंने आपको डिक्लेरेशन देने बोला, अगर सबसेक्शन 10 बोलता है इफ अ पर्सन फेल्स टू मेक डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1, क्या था सबसेक्शन 1 में, बेन 1, वो अगर जमा नहीं किया, उसको बेन 1 जमा करना था लेकिन उसने वो जमा नहीं किया, पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी, पेनल्टी है, फाइन नहीं है, हर जगह यहां पेनल्टी है सेक्शन 90 में, 50,000 रुपया प्लस 1000 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख। ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी ये सब अमेंडमेंट कवर नहीं है, लेकिन आपके ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, कंपनीज एमेंडमेंट एक्ट 2020 का ये अमेंडमेंट है। सो बहुत सिंपल है, बताओ ना, पर्सन हु फेल टू मेक अ डिक्लेरेशन उसके ऊपर पेनल्टी कितना लगेगा, 50,000 रुपीज।
पेनल्टी 50,000 प्लस 1,000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। ये तो याद करने का दरकार है। 50,000 प्लस 1,000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जो रजिस्टर मेंटेन करने बोले थे हम लोग, अगर उन लोग नहीं किया, कंपनी ने एफर्ट्स नहीं लिया, यानी कॉन्ट्रवेंशन किया, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी बेटा है 1 लाख प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। 1 लाख रुपया प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर थोड़ा कम रहता है, 25,000 रुपया प्लस 200 पर डे, मैक्सिमम भी यहां पर कम है बेटा, 1 लाख ही है। 25,000 प्लस 200 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। गलत जानकारी अगर दिया इस सेक्शन के अंदर, फॉल्स इंफॉर्मेशन, नोइंगली यू फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो सब सेक्शन 12 बोलता है गिल्टी ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, he'll be liable for fraud under section 447. So this completes my exhaustive lecture on section 89 and 90 boys and girls. Lots of love. बस एक बार ये लेक्चर देख लेना, फिर वापस से रिवाइज नहीं करने का दरकार है। थैंक यू, बाय बाय।